नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है उसकी महत्वपूर्ण और प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपकी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक विशेषता में बचपन से पता रहती है कि भाई भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा चौड़ा सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा भी हमारे मन में भी या एग्जामिनर भी यह जानना चाहता है कि भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है, या लिखित और अलिखित दोनों का मिश्रण है, रिटन है या अनरिटन है, या मिक्सचर ऑफ रिटन या अनरिटन है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली चलती है या संसदीय शासन प्रणाली चलती है, या दोनों का मिक्सचर चलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है इंडिया। इसके अलावा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है या संघात्मक कॉन्स्टिट्यूशन है, एकात्मक संविधान है या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, या दोनों का मिक्सचर है। इसके अलावा रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, कठोर है या लचीला है, या दोनों का मिक्सचर है। इसके अलावा हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, संसद ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ज्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं और भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विशेषता देखते हैं कि भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है। अगर हम लिखित संविधान की बात करें, ठीक है, तो लिखित संविधान का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान का, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित माना जाता है, अनरिटन माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के लिए ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन कस्टम, यूजेज और ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, उपयोग और परंपराओं के आधार पर चलता है। लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का भी ज्यादातर भाग लिखा हुआ है, ध्यान रखना। देखो, संवैधानिक तौर पर लिखना क्या होता है कि आपने देश को चलाने के जितने भी नियम कानून है उसको एक किताब में समेट कर रख दिया, सिस्टमैटिकल तरीके से सारे नियम कानूनों को आप एक किताब में लिख देते हैं, उसको हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये अमेरिका ने कर रखा है, हमने कर रखा है। ब्रिटेन का भी ज्यादातर हिस्सा लिखा हुआ है, ध्यान रखना, लेकिन एक बुक में नहीं है, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह लिखा हुआ है। इसलिए हम बोल देते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वरना ब्रिटेन का ज्यादातर हिस्सा लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से एक किताब में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये अलिखित है। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में देखो, जब भारत का संविधान बनाया गया तो 22 भाग थे, अब कितने हैं? 25। 395 अनुच्छेद बनाए, अब कितने हैं? 448 अनुच्छेद। और शुरुआत में 8 अनुसूचियां बनाई, अब कितनी है? 12 अनुसूचियां। तो ये हमारा सारा का सारा रिटन ढांचा है, लिखा हुआ ढांचा है। और अगर अनरिटन या अलिखित की बात करें भारत के रेस्पेक्ट में, तो देखो भारत में बहुत सारे ऐसे नियम कानून चलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो लिखे हुए नहीं है, फिर भी हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे बहुत सारे पुराने कस्टम्स, रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों का पुराने जमाने से यूज करते आते हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं जिनका हम यूज करते आ रहे हैं। तो रीति रिवाज, उपयोग और परंपराएं, प्रथा भी हमारे देश में चलती है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें तभी वैलिड है जब ये भाग 3 का उल्लंघन ना करती हो। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज हमारे संविधान का भाग 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करती है ना, तो नहीं माना जाएगा। भाग 3 का उल्लंघन किए बगैर ऐसे छोटे मोटे नियम कानून जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं वो क्या है? अलिखित माने जाते हैं, कि भाई लिखे हुए नहीं है, लेकिन हम इनको फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं एज ए लीगल कानून, एक वैधिक कानून के रूप में इनको मान्यता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा सही तरीके से कहीं पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन भाग 13 में इसका जिक्र मिलता है कि भाई न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इमरजेंसी के बहुत सारे प्रावधान हैं जो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि राज्य की सिचुएशन कहती है, उसके आधार पर फैसले लिए जाते हैं। गवर्नर के ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे राज्यपाल या गवर्नर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, वो खुद सिचुएशन देख के उस बिल को देखकर खुद निर्धारित करता है। ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई आप इस बिल को आगे भेजो, इस बिल को मत भेजो, ये उसके विवेक पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बिल को राष्ट्रपति के लिए भेजेगा। तो ये क्या है? गवर्नर की अलिखित पावर है।
तो इन दोनों को देखते ही हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद परिणाम क्या निकला है कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित और अलिखित दोनों का मिश्रण है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इसमें से हम ज्यादा झुकाव की तरफ देखें, ज्यादा झुकाव किस तरफ है, हमारा संविधान लिखित ज्यादा है और अलिखित कम है। लेकिन आपको एग्जाम में बताना क्या है, लिखित और अलिखित दोनों का मिश्रण है, ब्लेंड ऑफ रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो प्रमुख विशेषता भारत के संविधान की वो है कि क्या भारत का संविधान राष्ट्रपति शासन प्रणाली को फॉलो करता है या संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो करता है। भारत प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को फॉलो करता है या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉलो करता है। भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली चलती है या भारत में संसदीय शासन प्रणाली चलती है। तो फिर से अगर बेस्ट एग्जांपल की बात आएगी तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली का बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमेरिका, यूएसए। और संसदीय शासन प्रणाली का दुनिया में बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्रिटेन, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ये इसके बेस्ट एग्जांपल है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे देश की शासन प्रणाली कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो सबसे पहले देखो कंपैरिजन कर रखा है मैंने। अगर हम गवर्नमेंट हेड की बात करें, गवर्नमेंट हेड जो गवर्नमेंट को चलाने का काम करता है, तो अमेरिका के अंदर कौन है, वो राष्ट्रपति है। और भारत में कौन चलाता है गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री। हमारे देश का जो रियल हेड है, जो वास्तविक शासन चलाता है, जो शासनाध्यक्ष है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। और स्टेट हेड, देश का मुखिया, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में स्टेट हेड, देश का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, यानी राज्य का अध्यक्ष होता है। तो शासना अध्यक्ष संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री होता है, इसके हाथ में पावर होती है। और राज्याध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। तो आप यहां पर कंपैरिजन करके देखो कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष, रियल हेड और नॉमिनल हेड, वास्तविक हेड और नाममात्र का हेड कौन होता है, दोनों राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके अंदर रियल हेड यानी शासन चलाने का मुख्य काम प्रधानमंत्री करता है, और नॉमिनल हेड यानी राज्य का जो दिखावे मात्र का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। एग्जीक्यूटिव की बात करें, कार्यपालिका की, तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सिंगल कार्यपालिका होती है, एक ही कार्यपालिका होती है। लेकिन हमारे देश को अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। केंद्र की कार्यपालिका अलग है जिसका मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति, और राज्य की कार्यपालिका अलग है जिसका मुखिया राज्यपाल होता है। केंद्र के अंदर जो मेन पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, राज्य में जो मेन पावर होती है वो राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। इसके अलावा लोअर हाउस, लोअर हाउस को राष्ट्रपति शासन प्रणाली में भंग नहीं किया जाता, कैन नॉट डिसॉल्व। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में लोअर हाउस, निचले सदन को हम भंग कर देते हैं, लोकसभा को भंग कर देते हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदार कौन है देश को चलाने के लिए, तो एग्जीक्यूटिव इज नॉट अकाउंटेबल फॉर लेजिस्लेचर। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती है, ठीक है। कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति और विधायिका का हेड होता है वहां के दोनों मेंबर के जो मेन अध्यक्ष और सभापति होते हैं। तो कार्यपालिका, विधायिका नियम कानून बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के लिए जिम्मेदार होती है। जो हमारी विधायिका है, जहां नियम कानून बनते हैं, उसके लिए हमारी कार्यपालिका ही जिम्मेदार है, हमारे एग्जीक्यूटिव ही जिम्मेदार है। मिनिस्टर की बात करें तो जरूरी नहीं है, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। जो भी मंत्री बनेगा, मिनिस्टर बनेगा संसद के अंदर, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जरूरी नहीं है कि मंत्री केवल उसे ही बनाया जाए कि भाई वो कोई ना कोई सांसद या एमपी हो, किसी को भी बनाया जा सकता है। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यकाल लगभग फिक्स होता है 5 साल का, ठीक है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में संसद का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन ये जो संसदीय शासन प्रणाली है इसके अंदर कार्यकाल डिपेंड करता है बहुमत के ऊपर। जिसका बहुमत है वो सरकार चलाएगा, जिसका बहुमत नहीं है वो सरकार नहीं चलाएगा। मान लो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी का बहुमत कम हो जाए तो यहां पर आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, और मान लो कांग्रेस का बहुमत बढ़ गया तो कांग्रेस सरकार चलाएगी। तो ये जो
टेन्योर है, वैसे नॉर्मली तो 5 साल ही होता है हमारे देश में भी, ये सही बात है, लेकिन जो कार्यकाल है वो डिपेंड करता है संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत के ऊपर, मेजोरिटी के ऊपर। उसके बाद ऑटोक्रेसी, देखो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में तानाशाही ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर पावर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति शासन में तानाशाही होने की ज्यादा संभावना है क्योंकि सारी की सारी पावर राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ये सरकार का भी मुखिया है और ये देश का भी मुखिया है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में तानाशाही थोड़ी कम होती है क्योंकि यहां पर आपको पता है संसद 5 साल में चुनाव होता है और शासन करता है प्रधानमंत्री और नॉमिनल हेड है राष्ट्रपति, इसलिए यहां पर तानाशाही की कम संभावना है। तो अब अगर इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये निकल के आएगा कि भारत कैसा है, भारत संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो करता है। भारत एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो करता है। भारत पूर्ण रूप से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करने वाला देश है। इसके बाद तीसरा, भारत कैसा है, संघात्मक संविधान है भारत का या एकात्मक संविधान है? भारत का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होना। यूनिटरी का मतलब होता है एकात्मक, एक ही पूरे के पूरे देश को, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था ही पूरे के पूरे देश को चलाती है। तो यूनिटरी या एकात्मक संविधान का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होना। तो फिर से अगर हम बात करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो संघात्मक संविधान का बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका, यूएसए, और एकात्मक संविधान यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन। अब संघात्मक संविधान से संबंधित चीजें कौन कौन सी है भारत के संविधान में, कि हम ये पता कर पाए कि भारत का संविधान संघात्मक है या नहीं? तो देखो, संघात्मक संविधान से जुड़ी हुई भारत के संविधान में कौन कौन सी चीजें हैं। पहली तो बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, द्विसदनीय सरकार। अरे लोकसभा और राज्यसभा भारत में द्विसदनीय सरकार चलती है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर। ये किसको शो करता है? संघात्मक संविधान को। 2 लेयर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में गवर्नमेंट चलती है, राज्य सरकार के अंदर भी गवर्नमेंट चलती है। केंद्र सरकार की अपनी अलग सरकार है, राज्य सरकार की अपनी अलग सरकार चलती है। तो 2 परत की सरकार चलती है, ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का सही तरीके से बंटवारा कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, संविधान को सबसे ज्यादा प्रायिकता दी गई है कि जो संविधान है उसी के अनुरूप देश चलेगा। तो संविधान यहां पर क्या है? संविधान यहां पर संप्रभुत्व है, संविधान सबसे सर्वोपरि है, संविधान सर्वश्रेष्ठ है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार देश चलेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ संविधान है हमारा। इसके अलावा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर संविधान है। इतना आसान नहीं है भारत के संविधान में संशोधन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कठोर संविधान। अगर संशोधन करना मुश्किल होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना मुश्किल है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। और इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है, और इसके अलावा अनबाइस्ड है, इम्पार्शियल है, बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के अपना काम करती है। तो ये सारे के सारे जो चीजें बताई है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, संघात्मक संविधान के ये तत्व है, ये दर्शाते हैं कि भारत के संविधान में संघात्मक संविधान के ये तत्व शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से तत्व हमारे संविधान में मौजूद है। एकात्मक संविधान के कौन कौन से एलिमेंट भारत के संविधान में मौजूद है? तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लचीलापन, आराम से नियम कानून बना सकते हैं हम। तो ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो सारी की सारी पावर केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि सारी की सारी शक्तियों का केंद्र सरकार के हाथ में चले जाना। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, राष्ट्रपति शासन प्रणाली अभी मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो, अभी जस्ट एक स्लाइड पहले। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में ये जो एग्जीक्यूटिव है और ये विधायिका है, मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होती है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती है, लेकिन संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों जुड़ी हुई होती है, मिक्स्ड होती है, मिलकर काम करती है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा,
राज्यसभाओं की सीटों का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। भारत के राज्य में जो राज्यसभा की सीट दे रखी है वो असमान प्रतिनिधित्व है। किसी में 31 है, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा 31 है, राजस्थान में 10 है। इसके अलावा इमरजेंसी पावर, आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल एक तो राष्ट्र आपातकाल होता है, एक राज्य आपातकाल होता है और एक वित्तीय आपातकाल। राष्ट्र आपातकाल 352 में, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल किसमें, 360 में। तो देखना स्पेशली जो राष्ट्रपति शासन जो 356 है, ये कौन लेता है फैसला, केंद्र सरकार। तो ये पावर किसकी है, केंद्र सरकार की। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला लेता है अपना। हाई कोर्ट में अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वही अंतिम फैसला होगा। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता देते हैं हम, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं देते, एकल नागरिकता देते हैं। इसके अलावा ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं एक तरीके से रिवीजन मान लो। गवर्नर का पद, ठीक है, कैग का पद, एजीआई का पद, ये सारे के सारे पद कहां से, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यों के अंदर राज्यपाल, कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। एजीआई का मतलब होता है भारत का महान्यायवादी। तो ये सारे के सारे पद केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और इनको राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार नियुक्त करवाती है। न्यू स्टेट फॉर्मेशन, नए राज्य बनाने का काम भी कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के ऊपर किसका कंट्रोल है, केंद्र सरकार का। वीटो पावर, राज्य बिल, स्टेट बिल, जो राज्य के बिल होते हैं उनके ऊपर वीटो पावर लगाने की पावर भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, मतलब राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा रिमूवल ऑफ की ऑफिसर्स, बहुत सारे राज्य के ऐसे पद हैं जिनको केंद्र सरकार हटा सकती है, जैसे हाईकोर्ट के जज है, यूपीएससी वगैरह का चेयरमैन है, कैग को हटाना, एजीआई को हटाना, ये सारे के सारे पद हटाए जा सकते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से। तो आपने यहां पर कंपैरिजन करने के बाद देखा कि भाई संघात्मक संविधान के कम तत्व है और एकात्मक संविधान के ज्यादा तत्व है, मतलब ज्यादा झुकाव, ज्यादा पावर, ज्यादा जो रुतबा है वो किसका है, हमारे देश में केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। इसीलिए केसी व्हीलर नाम के ब्रिटिश एक आदमी थे, केसी व्हीलर ने कहा है कि भारत का संविधान कॉसी फेडरल है, अर्ध संघात्मक है। कॉसी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघात्मक, आधा संघात्मक है और आधा एकात्मक है। संघात्मक के भी तत्व है और एकात्मक के भी तत्व है, लेकिन इन दोनों में देखें तो ज्यादा पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, ठीक है, अर्ध संघात का मतलब हो गया आधा संघात्मक है और आधा एकात्मक है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। और एक आइवर जेनिंग्स नाम के भी एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, आइवर जेनिंग, उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ए फेडरेशन, भारत एक संघ है, बिल्कुल संघ है, भारत में संघ सरकार है, विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, भारत में संघ सरकार तो है लेकिन ज्यादा सेंट्रलाइजेशन, ज्यादा झुकाव किस तरफ है, केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा झुकाव है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। तो ये दोनों भी काफी स्टेटमेंट है। तो इसका परिणाम क्या निकला कि भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान एकात्मक संविधान और संघात्मक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सर है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का मिश्रण है। लेकिन इनमें से अगर हम ज्यादा झुकाव देखें तो ज्यादा झुकाव किस तरफ है, एकात्मक की तरफ ज्यादा झुकाव है, एकात्मक संविधान की तरफ हमारा ज्यादा झुकाव है। इसके बाद अगला देखो, भारत का संविधान कठोर संविधान है या लचीला संविधान है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका का संविधान और फ्लेक्सिबल लचीले संविधान का बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन का संविधान। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। और लचीले संविधान का मतलब है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसको चेंज करना थोड़ा आसान हो। तो यहां पर संविधान के ढांचे को चेंज करना मुश्किल होता है और यहां पर संविधान के ढांचे को चेंज करना आसान होता है। तो अमेरिका का संविधान कठोर माना जाता है, वहां पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। और ब्रिटेन का संविधान लचीला माना जाता है, यहां पर आराम से पार्लियामेंट में संशोधन करके चेंज कर सकते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत में देखो
सामान्य बहुमत से सारे के सारे नियम कानून, ज्यादातर नियम कानून भारत में सामान्य बहुमत से बनते हैं। लोकसभा में सामान्य बहुमत मिल जाए, राज्यसभा में सामान्य बहुमत मिल जाए, 50% की मेजोरिटी मिल जाए, 50% से ज्यादा का बहुमत मिल जाए, प्रेजेंट वोटिंग का जो सदस्य मौजूद है। दूसरा, विशेष बहुमत भी चलता है हमारे देश की संसद में। विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 का बहुमत। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में 2/3 का विशेष बहुमत होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को, आप महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। इसके अलावा एक और विशेष प्रकार का बहुमत चलता है, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की जो विधानसभा है उससे अनुमति लेना। तो एक और विशेष बहुमत मतलब 2/3 से लोकसभा और राज्यसभा में पास कर देंगे। इसके अलावा आधे से ज्यादा राज्यों की जो विधानसभा है वहां से भी अनुमति लेना जरूरी है। ये हम स्पेशली करते हैं प्रस्तावना वगैरह में चेंज करने के लिए। तो यहां से हमें एक चीज निकल के आती है कि जो भारत का संविधान है वो दोनों का मिक्सर है। ज्यादातर नियम कानून सामान्य बहुमत से बनाए जा सकते हैं और कुछ ऐसे नियम कानून भी है जिनके लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं इसका परिणाम क्या निकला कि भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का मिश्रण है। लेकिन अगर आप जाना चाहोगे एक तरफ तो आपको भारत का संविधान थोड़ा कठोर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आज भी भारत के संविधान में जो मूलभूत ढांचा है, जैसे मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, इन चीजों को चेंज करने के लिए आज भी स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो भारत का संविधान यहां पर भी दोनों का मिश्रण है, कठोर और लचीले दोनों का ही मिश्रण है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला देखो कि भारत में न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल है, संसद ज्यादा पावरफुल है। जुडिशियल सुप्रीमेसी वर्सेस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, न्यायिक प्रभुत्व, न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल है, संसद प्रभुत्व है, संसद ज्यादा पावरफुल है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका की न्यायपालिका बहुत पावरफुल है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद बहुत पावरफुल है। तो अमेरिका की न्यायपालिका पावरफुल है और ब्रिटेन की संसद पावरफुल है, इसलिए फिर से बेस्ट एग्जांपल दुनिया में यही मिलेंगे। अनुच्छेद 13 को समझो। अनुच्छेद 13 में मैंने आपको बताया था कि न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश में बनने वाले नियम कानूनों की न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और ये कहीं पर साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और यहां पर संसद को पावरफुल बनाता अनुच्छेद 368 कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से भारत में जो संसद है वो नियम कानून बना सकती है और बिगाड़ सकती है। तो न्यायपालिका को पावरफुल बनाता अनुच्छेद 13 और संसद को पावरफुल बनाता अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को सभी नियम कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने की इजाजत मिलती है और अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद को सारे के सारे नियम कानून बनाने की पावर मिलती है। तो फिर से हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो दोनों का मिश्रण है। यहां पर न्यायपालिका और संसद दोनों ही अपने आप में सुप्रीम है। कभी कभी न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल हो जाती है और कभी कभी संसद ज्यादा पावरफुल हो जाती है, डिपेंड करता है केस के ऊपर। इसके बाद बहुत सारे और भी है, जैसे भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। शुरुआत में जब संविधान बना था तो 1,17,369 शब्द थे। वर्तमान में जब हम पढ़ रहे हैं तो 1,46,385 शब्द है। अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। एक तो 2/3 हिस्सा भारत के संविधान का हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी किया है और 1/3 हिस्सा हम 10 देशों से उधार लेकर आए हैं। तो 2/3 और 1/3 भारत का संविधान बन गया है। तो विभिन्न स्रोतों का मिक्सर है। रूल ऑफ लॉ, भारत में कानून का शासन होता है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना। अब देखो, एक तो होता है रूल ऑफ लॉ और एक होता है रूल बाय लॉ। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जो कानून है उसके अनुसार देश चले, और रूल बाय लॉ का मतलब होता है जब इंसान तानाशाह हो जाए। जैसे अंग्रेजों ने हमें रूल ऑफ लॉ के माध्यम से नहीं चलाया है, अंग्रेजों ने हमें रूल बाय लॉ के माध्यम से चलाया है। जो नियम कानून होते थे उनसे हटकर वो खुद की मनमर्जी पर उतरकर नियम कानून बनाकर हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। तो हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, कानून का शासन है, ना कि रूल बाय लॉ। कानून के माध्यम से नहीं चलता, कानून के द्वारा चलता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं।
12 से 35 तक भाग 3, ठीक है। इसके अलावा डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमारे पास है, भाग 4, ठीक है। इसके लिए आपको 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद मिले हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य मिले हैं, नया भाग जोड़ा गया था 4A, ठीक है, और नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51A। इसके अलावा सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता, भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं बन सकता, अगर वो किसी और देश का नागरिक बन जाएगा तो भारत की नागरिकता से छुट्टी हो जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, भारत में मतदान का अधिकार है, 18 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा या बच्ची एक वोट डाल सकता है, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी के प्रावधान, बहुत सारे आपातकाल के प्रावधान हमारे पास मौजूद है। 3 टियर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार चलती है हमारे देश में। शुरुआत में तो हमने 2 स्तरीय सरकारें बनाई थी, केंद्र और राज्य, लेकिन त्रिस्तरीय सरकार का मतलब होता है हमने फिर पंचायत और नगर पालिकाओं को, हमारा जो लोकल है, जो हमारा रूट लेवल है, उसका विकास करवाने के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करवाने के लिए ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र का विकास करवाने के नगर पालिका, 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके 3 स्तरीय सरकार चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें, जिनको हम ग्राम पंचायत और नगर पालिका के मान से जानते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों को भी हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया था 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। तो आज हमने भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी है, साइलेंट फीचर पढ़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।